आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान विदेश मंत्री की पीसी से महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर भड़के राहुल गांधी। कहा, आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारे की पोल खोलती है। अमित शाह का बयान। कहा, घुसपैठ के कारण बड़ी मुस्लिम आबादी, हिंदू आबादी में कमी। अखिलेश यादव का 85 लाख फॉलोअर वाला फेसबुक अकाउंट फिर से एक्टिव। आईटी मंत्री बोले, एक पोस्ट की वजह से एक्शन लिया गया। दरभंगा विधायक मिश्री लाल यादव का भाजपा से इस्तीफा। बोले, पिछड़ों का सम्मान नहीं किया जाता भाजपा में। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। जीतन राम मांझी ने बढ़ाई बीजेपी और जेडीयू की टेंशन। नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द। बोले, मारिया कोरिना ने भी माना मैं असली हकदार। अब समाचार विस्तार से। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अपने भारत दौरे के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में अब आतंकवादी समूह की कोई मौजूदगी नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि वो भी शांति की दिशा में कदम बढ़ाए। मुत्तकी का ये दौरा अफगानिस्तान और भारत के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने के समय हुआ है। हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है। तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात ख़ुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियती नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हक़दार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खित्ते के खैर में है। अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि इस खित्ते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री ऐसे भेदभाव पर चुप रहते हैं तो ये पूरे देश की महिलाओं के प्रति कमजोरी और असंवेदनशीलता का संदेश देता है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, मोदी जी, जब आप महिला पत्रकारों को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से बाहर किए जाने की अनुमति देते हैं तो आप देश की हर महिला को ये बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान भागीदारी का अधिकार है। ऐसे भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति के आपके नारों का खोखलापन उजागर करती है। अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने की खबर के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि जब महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया तो पुरुष पत्रकारों को विरोध स्वरूप वॉकआउट करना चाहिए था। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा है कि मैं सब हूं कि महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया, पुरुष पत्रकारों को तुरंत वॉकआउट करना चाहिए था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि सरकार ने इस अपमानजनक स्थिति की अनुमति क्यों दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव डी सुरेश ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में सवाल उठाए हैं। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार से मुलाकात के बाद डी सुरेश ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आखिर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया।
से हमने फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। सर अभी क्या रीजन दे रहे हैं उनका क्या कहना है? उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं और हम समझाने की डीजीपी साहब सस्पेक्ट्स का नाम आप सस्पेक्ट कॉलम में क्यों नहीं दे रहे? जो फैमिली की डिमांड है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की मुस्लिम आबादी में वृद्धि और हिंदू आबादी में कमी के कारणों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी में 24.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी हुई है। शाह ने इस परिवर्तन के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से हुई घुसपैठ को मुख्य कारण बताया। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। और इसके रेफरेंस में बाद में मैं बताऊंगा हमारा विभाजन भी है। अगर देश का विभाजन न हुआ होता तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, परंतु देश का विभाजन चूंकि धर्म के आधार पर हुआ है तो इसीलिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने 51 की जनगणना से धर्म को पूछना मुनासिब समझा होगा। तो एक प्रकार से बहुत सारी गिरावट हुई है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। और वो दोनों जगह से घुसपैठ के कारण ये आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने के बाद फिर से एक्टिव हो गया है। कल अखिलेश यादव का 8.5 मिलियन फॉलोअर्स वाला फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया था, जिस पर सपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। सपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला और भाजपा की साजिश बताया था। मुझे जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा अकाउंट नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, अनऑफिशियल भी ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रहे कि आपको पहले ही पता था कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि ये तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री ट्रंप और चीन के सामने झुकेंगे, लेकिन भारत सरकार आमिर खान मुत्तकी के सामने झुकेगी, जो महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाज़त नहीं देते। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसके लिए आमिर खान मुत्तकी नहीं बल्कि भारत सरकार जिम्मेदार है। देखिए, भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने झुक जाएंगे, समझ में आता है। चाइना के सामने झुक जाएंगे, डर के मारे उसका नाम नहीं लेते। लेकिन मुत्तकी के सामने भारत सरकार झुक जाएगी कि महिलाओं को इजाज़त नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की। जितनी निंदा की जाए इतना कम है। वहाँ पे हमारी महिलाएं जर्नलिस्ट मौजूद होनी चाहिए थी। ये फैसला अफगानिस्तान को करना है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन वहाँ पे हमारी बहनों को, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके लिए मुत्तकी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा मौका आएगा तो वो भारत सरकार जो लगातार महिलाओं की बात करती है, वो उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देगी। बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिश्री लाल यादव ने भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान कर बड़ी राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में पिछड़ों का सम्मान नहीं किया जाता और शीर्ष नेतृत्व ने उनके स्वाभिमान की अनदेखी की है। उनके इस कदम से एनडीए को क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। आज पिछड़ा दलितों का ही अपमान नहीं हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। मेरे जैसे विधायक को भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमान बचना मुश्किल हो गया है। इसीलिए बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित और न्यायोचित नहीं लग रहा है। मैं आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से और जाकर भी अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। इसी के लिए आप लोगों को बुलाए हैं और आज यही मतलब संदेश हम बिहार वासियों को देना चाहते हैं। मेरा घर जन्म स्थल केवटी विधानसभा क्षेत्र है, जहां मैं पंचायत का अध्यक्ष रहा हूं, 3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं और वहीं से चलकर केवटी से दरभंगा के 10 विधानसभा में हमने अपना स्थान बनाया। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो केवटी मेरा मातृभूमि है और वहीं से चलकर मैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर बहुत ही रस्साकशी चल रही है। हम अपना काम बहुत शांति से कर रहे हैं, लेकिन एनडीए बहुत ज़्यादा सिर्फ उटोल चल रहा है। चिराग पासवान कुछ कर रहे हैं और जीतन राम मांझी कुछ और कह रहे हैं। देखिए, अभी जो खबर निकल के आ रही है और जो ओपन भी है, तो भाई एनडीए में जितने ज़्यादा मुझे लगता है कि रस्साकशी हो रही है, हम लोग तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। और आज भी सीसी है और मुझे लगता है बहुत जल्द अनाउंसमेंट बाकी की सीटों की भी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में कोई ऐसी बात है, लेकिन वहाँ पर तो सिर फटवल हो रहा है। चिराग कुछ बोल रहे हैं, मांझी कुछ बोल रहे हैं और कुशवाहा जी तो हमारी पार्टी में आ चुके हैं, तो वहाँ पे तो काफ़ी। 10 अक्टूबर देर रात पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा एनडीए में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग था। पार्टी 15 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि भाजपा और जेडीयू 7 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है। इस विवाद ने एनडीए में सीट वितरण को लेकर पेच पैदा कर दिया है। हम की बढ़ती राजनीतिक भूमिका और प्रतिनिधित्व की मांग ने गठबंधन में चर्चा को और जटिल बना दिया है। अब फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गया है, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा।
मानना ही पड़ेगा कि फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, सर उसमें सर हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी नाराजगी से खत्म सर। भोजपुरी के मशहूर गायक और सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है और वो केवल पार्टी का सच्चा सिपाही बने रहना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया है। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मकसद उनका चुनाव लड़ना नहीं था। उन्होंने कहा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। इस पोस्ट से उनके चुनाव न लड़ने के कयासों पर विराम लग गया है। बीते दिनों पवन सिंह की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई मुलाकातों को लेकर खबरें सामने आई थी कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अब स्पष्ट हो गया है कि उनका फोकस मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा और संगीत पर रहेगा। इससे उनके प्रशंसकों के बीच राहत की भावना है, जबकि राजनीतिक विश्लेषण इसे बीजेपी की चुनाव रणनीति के नजरिए से भी देख रहे हैं। इधर पवन सिंह का निजी जीवन भी सुर्खियों में बना हुआ। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवादों ने मीडिया में लगातार जगह बनाई हुई। ज्योति ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं जो कानूनी और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस मामले के चलते पवन सिंह की छवि और सार्वजनिक चर्चा दोनों पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी का जहां एक और विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए आवाज बुलंद किए हुए है। सिरप से मौत के मामले में अब तक कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। दवा निर्माता कंपनी श्री सन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद भी कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की कार्रवाई पर हमला करते हुए बयान दिया है। ऐसा है कि 19 तारीख को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को आगाह कर दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ऐसे ही प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी मध्य प्रदेश की कि एक बीमारी से संदिग्ध अवस्था में बच्चों की मौत हो रही है। तो 19 तारीख से लेके जब सरकार जागी, जिस दिन प्रतिबंध लगाया पर्टिकुलर ड्रग्स को, उस दिन तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी थी। ये असली चेहरा है नरेंद्र मोदी की नई सरकार का। जो आदित्य जी हैं, जेपी नड्डा जी के ऑफिस में काम करते हैं। हमारे एक सोनू राणा है मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग में इंटरफेयर करता है। हमारे जो पीएस है, ये तीनों के कनेक्शन आपस में है और ये करप्शन का कारण है बच्चों की मौत। जो ड्रग्स का जो हमारा कंट्रोलर है उसने अपना काम नहीं किया, सरकार का हिस्सा है। सरकार का स्वास्थ्य मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा प्रभारी मंत्री, कोई नहीं जागा। अल्टीमेटली बच्चों की मौत 25 का आंकड़ा छू गया। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य नहीं दिया। हमारा मानना है कि जिस तरह के घटनाक्रम घटे, इससे ये पर्टिकुलर ड्रग्स जो सायरप था, ये दवाई पिछले 5 साल से बिक्री है। एसआईटी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए कि ये इस बीच में कितने बच्चे 10 साल से नीचे के एक्सपायर हुए हैं और कारण क्या था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है कि आप पूछो कि आपके मुख्यमंत्री ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया अपना दायित्व। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों नहीं निभाया, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय। बच्चों की मौत आखिर कारण क्या है और दोषी कौन। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को साल 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि वैश्विक स्तर पर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की चर्चा जोर शोर से की जा रही थी, लेकिन अंत में नतीजा कुछ और ही सामने निकल कर आया। नोबेल पुरस्कार न मिलने का दर्द डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के ऐलान के बाद कहा कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है उसने मुझे फोन किया और कहा मैं इसे आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं क्योंकि आप वास्तव में इसके हकदार थे। ट्रंप ने आगे कहा है कि हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि इसे मुझे दे दो। यूएसए राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा है कि मैं खुश हूं क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने आगे कहा है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये साल 2024 के लिए दिया गया है और मैं साल 2024 में चुनाव लड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि मैंने आज शांति समझौते करवाए हैं। 1
जो 31 साल से चल रहा था, दूसरा जो 36 साल से चल रहा था और एक जो 10 साल से चल रहा था। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष का भी जिक्र करते हुए कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध खतरनाक था, इसमें 7 विमानों को मार गिराया गया था। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया के सामने आते ही इस साल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए शांति प्रयासों की सूची दी। ये उनकी आदत बन गई है। इस दौरान वो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना की जीत के बारे में बात करते हुए उदास दिखे। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।